देखो बिजनेस कोई भी अच्छा है बुरा नहीं होता, सब बिजनेस अच्छे ही होते हैं, लेकिन वो बिजनेस आपके लिए कितना मैटर करता है। आप अगर बहुत लंबे टाइम से लॉस कर रहे हो तो आपको वो बिजनेस नहीं करना है। तो आप क्या मानते हो कब तक ब्रेक इवन पॉइंट ना आए बिजनेस में तो बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए? एक टाइम नक्की कर लो कि मैं 6 महीने में इस बिजनेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करूँ। सर अभी आपके पास 1 CR प्रॉफिट है तो नेक्स्ट ईयर के लिए उसे आप अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट करोगे या कोई नए प्लेस पे इन्वेस्ट करोगे? क्योंकि देखो वॉरेन बफेट सर हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि आपके पास अगर 100 रुपया है तो आप अलग अलग टोकरी में उसे डालो। रिसेशन का टाइम अभी चल रहा है, मार्केट में मंदी है, सब बोलते हैं। तो मेरी इसमें विचारधारा ऐसी है कि मंदी कुछ नहीं होता, स्टैटिस्टिकली अप डाउन होता है। कम से कम आपके टीम को इतना पता होना चाहिए कि मुझे अगर मैं 10 बजे ऑफिस जा रहा हूँ तो मेरे को ये 15-25 काम करने हैं। क्योंकि अगर उसके ब्लड में कमिटमेंट आ गया, उसके ब्लड में काम करने का जुनून आ गया, उसके ब्लड में ईमानदारी आ गई, तो उसका और मेरा दोनों का जीवन में आगे बढ़ना तय है। सर आप लॉ ऑफ कर्मा को किस तरह से देखते हैं? आज हमने किसी के साथ 2-5 लाख का चीटिंग किया, तैयारी रखो तो वो घूम के आएगा। वॉइस ऑफ विजन एक्स के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त, बिजनेस कोच, इन्वेस्टर और होस्ट मिस्टर पराग परवाड़िया आज आपके सामने एक ऐसा गेस्ट लेकर आया हूं जिससे आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन होगी। मिस्टर राहुल गावते जो फाउंडर है 5AM मीडिया हाउस के और उनके अलग अलग बिजनेस चलते हैं जैसे 5AM रियल एस्टेट। आज हम बात करेंगे उनकी जर्नी की, उनसे कुछ सीखेंगे रिस्क के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, उसकी रूटीन्स के बारे में, उनके फैमिली टाइमिंग्स के बारे में, जिससे हम अपनी लाइफ में कुछ बदलाव लेकर आ सके। तो चलिए मिलते हैं। कैसे हो राहुल जी? नमस्कार। नमस्कार। बस बढ़िया हूँ मैं, और थैंक यू वेरी मच सबसे पहले कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और मुझे मौका दिया आपके साथ बात करने का और मेरा अनुभव लोगों के साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। आप एज ए एंटरप्रेन्योर क्या सोच रखते हैं कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? दिनचर्या की बात करूँ तो एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना। जैसे कि मेरा रोज़ का जो शेड्यूल होता है वो सुबह 5:30-6 बजे उठने का होता है। उसके बाद मेरा जो एक्सरसाइज जिम वाला जो है वो सबसे पहले मैं कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद चाय नाश्ता, फैमिली टाइम और 9:30-10 बजे ऑफिस। और उसके बाद ऑफिस में सबसे पहले जब मैं जाता हूँ तो सबसे पहले रिपोर्ट्स, भाई कल कितना काम हुआ, आज का कितना शेड्यूल है, वो सब देख के फिर रूटीन धीरे धीरे टीम का कुछ काम, इस तरीके से मेरा शेड्यूल होता है। तो 6:30-7 बजे मैं घर पे पहुँचता हूँ और उसके बाद फिर फैमिली टाइम। मोटा मोटी मेरा ऐसा शेड्यूल होता है पूरे दिन का। ओके। जल्दी जल्दी में हर बंदा जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है खुद को एंटरप्रेन्योर मान लेता है और बिजनेस स्टार्ट करता है, लेकिन कुछ चीज़ों में कैसा होता है कि बिजनेस में ब्रेक इवन पॉइंट आ पाता है और कुछ चीज़ों में नहीं आ पाता। तो आप क्या मानते हो कब तक ब्रेक इवन पॉइंट ना आए बिजनेस में तो बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए? देखो ब्रेक इवन पॉइंट वाला जो है ना वो पूरा असेसमेंट डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। आप जो बिजनेस कर रहे हो ओके। उसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, और ब्रेक इवन का जो प्लान है वो पहले से ही होना चाहिए आपके पास। कि आपने बिजनेस चालू किया तो आपके पास एक लेवल का असेसमेंट होना चाहिए कि भाई आप बिजनेस कर रहे हो और उसमें आपकी सेल कितनी चाहिए, उस सेल को लाने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, और कितनी सेल आएगी तो आपका ब्रेक इवन निकलेगा, और उसके बाद आपका प्रॉफिट कब तक होगा, और उसका एक दायरा फिक्स होना चाहिए। जैसे कि भाई 3 महीने का आप एक प्लान बनाओ, फिर आप 6 महीने का एक प्लान बनाओ, फिर आप एक 9 महीने का प्लान बनाओ, फिर आप एक साल का प्लान बनाओ। राइट। अगर हम किसी बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 50 लाख रुपए डालते हैं, 50 लाख का हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं और उसमें 2 साल हो गए, फिर भी हर महीने लाख 2 लाख डालने पड़ते हैं, तो क्या आप ऐसे बिजनेस को चलाना पसंद करोगे, प्रीफर करोगे? नहीं, आप अगर बहुत लंबे टाइम से लॉस कर रहे हो तो आपको वो बिजनेस नहीं करना चाहिए। क्यों? उसका रीज़न है कि अगर आप 1.5-2 साल से उसमें लॉस कर रहे हो तो पहले तो कुछ ना कुछ आप उसमें गलती कर रहे हो। ओके। उसे कैसे आइडेंटिफाई हाँ, कीजिए? उसको आइडेंटिफाई होगा कि आप किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ इसको साझा करो, उसको शेयर करो कि आप जो बिजनेस कर रहे हो उसमें आपने कितना पैसा डाला, कितना पैसा अभी तक सेल हुई,
कितना प्रॉफिट दिख रहा है और उसका फ्यूचर क्या है, और उस अनुभवी व्यक्ति का उस पर शेयरिंग, वो अनुभवी व्यक्ति जो होगा उसने उसके बिजनेस को कैसे बड़ा किया। ओके। और अगर वो बिजनेस बार बार लॉस में जा रहा है तो कुछ ऐसी पैटर्न है जो पैटर्न उसमें काम नहीं कर रही है। जैसे कि हम उसे किस तरह से आइडेंटिफाई हाँ, कर जैसे सकते हैं? कि बहुत बार कैसा होता है कि हम लोग सेम एक्शन लेते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको कोई नया रिजल्ट मिले, कोई नया परिणाम आ जाए, जो होता नहीं है कभी। तो कुछ तो उसमें ऐसा है जो 1.5-2 साल से लॉस हो रहा है, तो कुछ तो उसमें ऐसा होगा कि वो पैटर्न सेम चल रही है और इसीलिए बार बार लॉस हो रहा है। तो मैं एक एंटरप्रेनर के तौर पे ये सोचता हूँ कि आपके पास एक टाइम नक्की कर लो कि मैं 6 महीने में इस बिज़नेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करूँगा, और 6 महीने का एक गोल बनाओ, XYZ जो भी गोल आप बनाते हो, उसके साथ आप एक्शन प्लान बनाओ कि वो 6 महीने के गोल के लिए मैं इतने एक्शन लूँगा। राइट। वो एक्शन लेने के बाद आपका कितना गोल पूरा हो रहा है, आपका लॉस कितना कवर हो रहा है, और उसके बाद आप फिर से डिसाइड करो। उससे आगे मत जाओ, ओके। उसके आगे मत जाओ, सबसे पहले उस प्लान को पूरा करो। राइट। अभी अगर आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हो तो आप कौन सी जगह पे इन्वेस्ट करोगे? जैसे कि मेरे खुद का विज़न है कि मैं अलग अलग बिजनेस करूँगा, तो मैं जिम के बिजनेस में इन्वेस्ट करूँगा, ओके। ठीक है ना। फिर मेरे पास बहुत सारे बिजनेस प्रपोजल आते हैं कि हमको आपके साथ काम करना है। तो अगर कोई प्रपोजल आता है तो पहले मैं उस बिज़नेस को पूरा असेसमेंट करूँगा कि उस बिज़नेस की सेल कितनी है, उस बिज़नेस में कितने लोग काम करते हैं, उसका फ्यूचर क्या है, उसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, उसमें मेरा इन्वॉल्वमेंट कितना लगेगा, उसमें मेरे पास जो अनुभव है वो कितना काम लगेगा। उसके बाद में उस बिज़नेस में, देखो बिज़नेस कोई भी अच्छा है बुरा नहीं होता है, सब बिज़नेस अच्छे ही होते हैं, लेकिन वो बिज़नेस आपके लिए कितना मैटर करता है बहुत मैटर करता है। वो ज़्यादा महत्व का रहेगा। सर अभी आपके पास 1 CR प्रॉफिट है तो नेक्स्ट ईयर के लिए उसे आप अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट करोगे या कोई नए प्लेस पे इन्वेस्ट करोगे? जी, इसको मैं 2-3 तरीके से देखता हूँ। एक तो मैं कुछ री इन्वेस्टमेंट करूँगा मेरे बिजनेस में, अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं चालू करनी है वो। दूसरा, उसमें से कुछ अमाउंट मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूँगा, उसमें से कुछ अमाउंट मैं म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में इन्वेस्ट करूँगा। क्योंकि देखो वॉरेन बफेट सर हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि आपके पास अगर 100 रुपया है तो आप अलग अलग टोकरी में उसे डालो, अगर आपके पास 100 अंडे है तो उसको अलग अलग टोकरी में रखो, जिससे हो सकता है कि एक जगह आपको कम मुनाफा मिले तो एक दूसरी साथ जगह, सारे अंडे ना फूट जाए। हाँ वैसा भी होता है। तो एक सेफ साइड भी होता है और रिस्क टेकिंग भी होता है। बिजनेस में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो गेन भी है, लॉस होने का भी चांस है, ओके। ठीक है ना। शेयर बाजार हो गया, फिर गोल्ड हो गया, इसमें बहुत कम चांस होता है लॉस का। प्रॉपर्टी उसमें बहुत कम चांस है, हाँ इसमें रिटर्न भी कम है, बहुत लंबा रिटर्न Right. फास्ट नहीं है, लेकिन अगर वो अमाउंट हम थोड़ी थोड़ी जगह इन्वेस्ट करते हैं तो वो सेफ साइड होता है। तो मैं हमेशा दोनों साइड सोचता हूँ कि रिस्क भी हो और सेफ भी हो, जिससे दोनों का मिक्सअप हमें काम करें। हम लोग ऐसे सोच से पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सही बात है। रिसेशन का टाइम अभी चल रहा है, मार्केट में मंदी है, सब बोलते हैं कि भाई डायमंड में मंदी है, टेक्सटाइल भी थोड़ा बहुत अब जा रहा है, फिर डाउन है, सूरत सिटी है हमारा खूबसूरत सा। तो इन चीज़ों में मंदी के टाइम में आपके हिसाब से कोई भी धंधा कितना लॉस करे तो उससे अभी क्विट कर देना चाहिए लोगों को, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस अभी लोग बंद कर रहे हैं। राइट है, सही बात है। तो इस पे मेरे दूसरी राय है, ये इसमें मैं थोड़ा अलग विचार का व्यक्ति हूँ। एक्चुअल में ना मंदी जैसा कुछ होता नहीं, ओके। फ्लैक्चुएशन होता है। जैसे कि हम लोग एडवर्टाइजमेंट फील्ड में, तो हमारे एडवर्टाइजमेंट फील्ड में जैसे बारिश स्टार्ट होती है जून एंड और जुलाई, वो महीने में हमारी एवरेज सेल से फिगर नीचे होते हैं। अगर हम लोग 100 रुपये की सेल कर रहे हैं तो उस मंथ में हमारी 60 रुपये की सेल होती है, ओके। 30-40% डाउन होता है। अभी एंटरप्रेनर इसको मंदी का नाम देता है, राइट। इसको मंदी का नाम देता है। पीरियड को दिया तो उसके एक्शन ऑटोमेटिक कम हो गए, तो अभी वो मंदी में से बाहर निकलेगा या मंदी के अंदर चला जाएगा? और मंदी के अंदर चला जाएगा, क्योंकि उसने खुद मान लिया है कि अभी मंदी है। एग्जैक्ट, जैसे आप बोलते हो, आप अनुभव करो, अनुभव के स्तर पे सोचो। आपने जैसे बोला कि मंदी है,
तो आप सोचोगे कि मैं 10 बजे ऑफिस जाऊँ या 11 बजे, क्या फर्क पड़ने वाला है, सही है। मंदी है, ऐसा होता है, राइट। तो मेरी इसमें विचारधारा ऐसी है कि मंदी कुछ नहीं होता, स्टैटिस्टिकली अप डाउन होता है। जैसे दिवाली तक हमारा बहुत पीक पीरियड होता है, सब लोग ऐड करते हैं, सब लोग ब्रांडिंग करते हैं। दिवाली बाद जो होता है, लोग घूमने जाते हैं, खर्चा वर्चा करते हैं, तो उसमें लोग बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट के बारे में सोचते नहीं है। तो उस टाइम हमारा 15, 20, 25 दिन या एक महीना वो थोड़ा सेल नीचे होता है। लेकिन हमने आज तक पिछले 18 साल में कभी इसको मंदी का नाम नहीं दिया। ओके, तो ये आपकी यूएसपी है। एग्जैक्टली, क्योंकि मंदी का नाम देके मैं खुद मेरे एफर्ट बंद कर देता हूँ। सही है। और जब मैं ऐसा बोलूँ कि मंदी है, तो मेरे को कुछ नया आइडिया आएगा नहीं। मैं खुद ऐसा सोचूंगा, जाने दे यार, सेल होगा तो होगा, नहीं होगा तो कुछ नहीं, क्योंकि मंदी चल रही है। तो पहली बात तो मंदी और तेजी कुछ नहीं होता, स्टैटिस्टिकली अप डाउन होता है, मंदी कुछ नहीं होता। ये तो हम लोगों ने, इंसानों ने या एंटरप्रेन्योरों ने ये बना के रखा है कि मंदी है इसलिए ऐसा करो और तेजी इसलिए ऐसा करो। ये रियलिटी बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके वहाँ सर अभी कितने लोगों की टीम है? अभी हमारे यहाँ पे 40 लोगों की टीम है, और जॉइंट वेंचर और ऐसा गिन के हमारे पास 65 लोग काम करते हैं। ओके, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसमें? मेरी 2 तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफिस में, बिजनेस में। एक तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, हर एक डिपार्टमेंट का व्यक्ति का ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होना चाहिए। दूसरा एक्सपांशन। ओके, ये 2 चीज़ों में मेरा जो है, मैं पूरे दिन ज़्यादा से ज़्यादा समय इसमें डालता हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा रूटीन काम में मैं इन्वॉल्व नहीं होता, उसके लिए मेरे ऑफिस में सिस्टम है, प्रोसेस है, टीम है, और वो लोग बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। आपके वहाँ हर आदमी को सुबह बताना पड़ता है आपको कि क्या काम उसे करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं बताना पड़ता, क्योंकि वो जिस दिन से वो कंपनी ज्वाइन करता है उसी दिन उसके पास पूरा प्रोटोकॉल होता है। उसने ज्वाइनिंग किया, ज्वाइनिंग फॉर्म होता है, एग्रीमेंट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, और उसके बाद उसके जो काम का शेड्यूलिंग होता है वो होता है। उस तरीके से मतलब आपके आदमी को पता है सुबह आकर उसे यही काम करना है। एग्जैक्टली। जिन जिन कंपनी में सुबह एम्प्लॉय आते हैं और सेट से पूछते हैं कि मुझे आज क्या काम करना है, उसके लिए आप क्या कहोगे? एक्चुअली अगर एम्प्लॉय आपको हर रोज पूछ रहा है, तो मेरा एक सवाल है, जिस दिन आप नहीं हो उस दिन क्या होगा कंपनी का? काम बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो जो भी एंटरप्रेनर ऐसे बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए मेरा एक छोटा सुझाव है कि कम से कम आपके टीम को इतना पता होना चाहिए कि मुझे, अगर मैं 10 बजे ऑफिस जा रहा हूँ, तो मेरे को ये 15-25 काम करने हैं। एसओपी पहले से प्री डिजाइन चाहिए, Right. क्योंकि वो हर रोज पूछने आएगा, आप हर रोज बताओगे, और जिस दिन आप नहीं बताओगे वो उस दिन बैठा रहेगा। दूसरा, एक आदमी हो तो चले, 10 आदमी हो तो आप 10 को बताओगे। पूरा दिन उसी में चला जाता Exactly, है। एंटरप्रेन्योर exactly, बोलते हैं लेकिन exactly. होते बिजनेसमैन से भी कुछ कम। एग्जैक्टली, वो वैसे होता है। तो आपके पास काम की एसओपी होनी चाहिए, टीम की एसओपी होनी चाहिए, वर्क फ्लो की एसओपी होनी चाहिए। आपके वहाँ टीम ट्रेनिंग कितने दिनों में होती है सर? हमारे यहाँ भी वीकली टीम ट्रेनिंग होती है। वीकली टीम ट्रेनिंग, ओके। और टीम ट्रेनिंग में मेनली मोटिव क्या होता है आपका? टीम ट्रेनिंग में हमारे 2-3 अलग अलग मोटिव होते हैं। पहला मोटिव होता है कि उस व्यक्ति का पर्सनल लाइफ ऊपर जाना चाहिए, उसका पर्सनल डेवलपमेंट, वो मेरा फर्स्ट मोटिव है। ओके, मेरी ऐसी विचारधारा है, अगर वो पर्सनल डेवलप हो गया तो वो उसका काम अच्छे से करेगा। टीम ट्रेनिंग में फर्स्ट मोटिव है बंदे का पर्सनल डेवलपमेंट, आपका एम्प्लॉय आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए बस। Okay. तो मेरी कंपनी आगे बढ़ना तय है। सही। दूसरा, उसको कुछ जैसे डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी सिखाना, कमिटमेंट सिखाना, ऑथेंटिसिटी सिखाना, जो हमारी कोर वैल्यूज है, तो ये सारी चीजें उसको सिखाना। क्यों? क्योंकि अगर उसके ब्लड में कमिटमेंट आ गया, उसके ब्लड में काम करने का जुनून आ गया, उसके ब्लड में ईमानदारी आ गई, तो उसका और मेरा दोनों का जीवन में आगे बढ़ना तय है। अभी बहुत बार क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि मैं इसको सिखाऊंगा तो चला जाएगा, रहेगा मालूम नहीं। लेकिन हमें सिखाना है, ये पक्का है। मुझे सिखाना है। मैं तो मेरे खुद को ऐसे सोचता हूँ कि भाई मैं कुम्हार हूँ, मुझे मटके बनाने हैं। बराबर ना? आपने कोई कुम्हार ऐसा देखा क्या कि जिसके 2-4-5 मटके फूट गए फिर उसने वो धंधा बंद कर दिया? ऐसा कोई नहीं होगा। ऐसा कोई कुम्हार आपको मिलेगा नहीं। मेरा काम कुम्हार की तरह है, मैं लोगों को डेवलप करता हूँ, तैयार करता हूँ, डेवलप करता हूँ, तैयार करता हूँ। फिर वो रहे चले जाए कोई मैटर नहीं वो करता। मैटर नहीं करता। देखो, वो रहेगा उसके कर्मों में लिखा जाएगा, वो जाएगा उसके कर्मों में लिखा जाएगा। मैं मेरा कर्म क्यों छोड़ूं? सही बात है। सर, आप लॉ ऑफ कर्मा को किस तरह से देखते हैं? लॉ ऑफ कर्मा के बारे में मेरा ऐसी विचारधारा है कि आप जो करोगे वो आपको भुगतना पड़ेगा। आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छे कर्म का फल मिलेगा। कितने साल मिलेगा
वो आप पे और ईश्वर पे डिपेंड है। दूसरा, बुरे कर्म करोगे तो वो भी मिलेगा, और बुरे कर्म का फल जल्दी मिलता है, अच्छे का नक्की नहीं है कब मिलेगा। लेकिन मेरी खुद की ऐसी विचारधारा होती है कि आप खुद के लिए सोच रहे हो, सब सोचते हैं। ईश्वर ने हमको मनुष्य जन्म दिया, कुछ ऐसा काम करो जो लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाए। राइट। कुछ ऐसा काम करे जिससे अच्छे काम हो, कुछ ऐसा काम करे जिससे हम जब कोई काम करे तो कोई हमसे इंस्पायर हो। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि कर्म अच्छे होने चाहिए, अच्छे करने चाहिए। मैं खुद भी उस विचारधारा से हूँ कि प्रामाणिक होना चाहिए इंसान को, क्योंकि वो आज नहीं कल वो घूम के वापस आएगा, क्योंकि पृथ्वी गोल है। रिटर्न गिफ्ट बहुत महंगा लगता है, नहीं तो वो हमारे साथ होना ही होना है। आज हमने किसी के साथ 2-5 लाख का चीटिंग किया, तैयारी रखो कि वो घूम के आएगा। हम ऐसा सोचते हैं कि किसी ने नहीं देखा मैंने जब ये चीटिंग किया, या मैंने गलत किया किसी का, या मैंने गलत तरीके से किसी का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वो जिस दिन घूम के आएगा उस दिन आपको डबल भुगतान करना पड़ेगा। आपके हिसाब से ऑथेंटिसिटी क्या है? हम लोग उस धरती के लोग हैं, उस देश के लोग हैं जहाँ भगवान राम हुए थे। आज से 5,000 साल पहले राम हो गए। तो भगवान राम जो थे वो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, इंटेग्रिटी का बहुत अच्छा उदाहरण है कि मैंने बोला है तो मैं करूँगा। अभी उन्होंने तो वो किया है जो उन्होंने बोला भी नहीं था। उन्होंने नहीं बोला था कि मैं वन में जाऊँगा, लेकिन पिताजी का वचन ना खाली जाए उसके लिए वो वन में गए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे भगवान हमारे देश में हुए और हम उस देश में हम लोग सारे भगवान यहीं पे है। एग्जैक्टली। तो ऑथेंटिसिटी को हमको वहाँ से देखना चाहिए कि मेरा धर्म क्या है, एक इंसान होने के नाते मेरा धर्म क्या है। तो मेरा धर्म है मेहनत करना, राइट। मेरा धर्म है कमिटमेंट से काम करना, मैन ऑफ इंटीग्रिटी बनना। हाँ, मेरा धर्म है परिवार को संभालना, ये हमारा काम है। दूसरा हमारा काम है कि जो लोग हमारे नज़दीक के हैं वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, वो करना भी हमारा काम है। ये भी एक इंटेग्रिटी का लेवल है। सही है। कि मेरा परिवार अगर मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे उनको घुमाने लेके जाना चाहिए, मुझे मेरे बच्चों को समय देना चाहिए, मुझे मेरे माता पिता के साथ बैठना चाहिए, ये भी करना एक इंटेग्रिटी है। ये भी करना एक इंटेग्रिटी है। सही है। आप आध्यात्मिक में, स्पिरिचुअलिटी में कितना बिलीव करते हो सर? स्पिरिचुअलिटी में मैं 100% बिलीव करता हूँ। आप जाते हो कहीं पे? हाँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ, मेरा 100% भरोसा है। मैं ये मानता हूँ कि भगवान है, मैं ये मानता हूँ कि सब कुछ भगवान की वजह से हो रहा है। ओके। सब कुछ भगवान के, मेरे जीवन में तो मैं ऐसा मानता हूँ। मैंने आज जितनी भी प्रगति की उसमें 100% ईश्वर का हाथ है, 100% ईश्वर का आशीर्वाद है। मैं कभी ऐसा नहीं सोचता कि ये तो मैंने किया। क्यों? क्योंकि उनके मर्जी के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो सकता। हवा नहीं चलती, बारिश नहीं होती, और हम इंसान थोड़ा 2-5 रुपए का ज़्यादा कुछ कर लेते हैं, 2-4 बिजनेसेस कर लेते हैं, थोड़ा बहुत टर्नओवर बढ़ा लेते हैं, 2-4 फैक्ट्रियाँ कर लेते हैं। अब मैंने किया, कुछ नहीं किया हमने। ओके। कुछ नहीं, एक बटन दबेगा सब खत्म हो जाएगा। थोड़ी बिजनेस की बातें और कर लेते हैं। एक बिजनेसमैन के तौर पे हम किसी बिजनेस में रिस्क बियरिंग कैपेसिटी कहाँ तक सोच सकते हैं? मैं किसी भी चीज़ को कैसे देखता हूँ, मैं किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल देखता हूँ और पेपर वर्क पे देखता हूँ। ओके। कि एग्जाम्पल के आपके पास 10 लाख है और आपको 10 लाख का रिस्क लेना है, तो 10 लाख का रिस्क लेने के लिए आपके पास कितने रास्ते हैं? पहले तो बहुत सारे फिक्स रास्ते हैं। FD कर दो, ये कर दो, वो कर दो, फिक्स रिटर्न ले लो जिसमें आपको 8-10% रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस करते हैं तो आपको उतना ही रिटर्न मंथली मिलेगा जितना उसमें ईयरली मिलता है। सही है। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी बिजनेस में, लेकिन बिजनेस में बहुत सारे फैक्टर आपको इन्वॉल्व होंगे, खुद को काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब वो लोग बिजनेस चालू करते हैं ना, उनके पास बहुत ज़्यादा प्लान नहीं होता है। मेरे पास भी नहीं था प्लान, लेकिन आज का ज़माना ऐसा है, और मैं इसके माध्यम से भी एक मैसेज पास करना चाहूँगा। आप बिज़नेस कर रहे हो और अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो तो पहले उसका पूरा असेसमेंट करो कि मैं 10 लाख डालूंगा, उसमें मेरे को नफ़ा कितने टाइम के बाद होगा। एग्जांपल के तुम 90 दिन मेहनत करोगे या 120 दिन मेहनत करोगे, उसके बाद प्रॉफिट चालू होगा। तो प्रॉफिट चालू होगा तो कितना ड्रेन आउट हो सकता है, उसमें कितनी पॉसिबिलिटी है, ये प्रोडक्ट कौन से मार्केट में बिकेगी,
इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए मैं अकेला काफ़ी हूँ या मेरे साथ लोग लगेंगे तो खर्चे बढ़ेंगे। अभी मैं अकेला बाहर से बाहर प्रोडक्ट बेचूँ या ऑफिस लूँगा तो खर्चे बढ़ेंगे। तो ऐसा पूरा प्लान जब आप करते हो तब आपको पता चलता है कि भाई इसमें मैं 10 लाख का रिस्क ले सकता हूँ और इसका रिटर्न मेरे को दिख रहा है कि अगर मैं 10 लाख सालाना डालूंगा तो मेरे को 3 लाख रुपए एक साल का मिलेगा, तो ही डालना चाहिए। तो ही डालना चाहिए। क्योंकि असेसमेंट के बहुत बार मैं देखता हूँ लोग हड़बड़ी में बिजनेस चालू कर देते हैं, हड़बड़ी में बिजनेस होने के बाद फिर वो रिटर्न आता नहीं, और धंधा लॉस में चला जाता है, फाइनली वाइंड अप कर लेते हैं। वाइंड अप करना पड़ता है, फिर वो लॉस करना पड़ता है। सही बात है सर। सर एज अ बिजनेसमैन आप अपनी वाइफ को टाइम देते हैं? हाँ, बिल्कुल देना ही पड़ेगा। काफ़ी सारे बिजनेसमैन होते हैं कि जैसे उनका वीकली शेड्यूल इस तरह से होता है कि बीवी को हफ्ते 15 दिन में एक आध बार टाइम मिलता है। आपका किस तरह से शेड्यूल है? मेरा शेड्यूल ऐसा होता है कि मैं रोज़ टाइम देता हूँ। ओके। हाँ, और टाइम देना चाहिए क्योंकि इसका कनेक्टिविटी बिजनेस के साथ भी है। कितने लोग इसको जानते मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर आपका फैमिली रिलेशनशिप वीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो आप बिजनेस में बहुत बड़े बड़े ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगे। क्योंकि इधर आप आए, उधर वो लोग आपसे नाखुश हैं, नाराज हैं, बीवी दिमाग खराब कर देगी, वो तो वाइफ बोलेगी, मम्मी बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे, पिताजी बोलेंगे टाइम Family, नहीं देता। हाँ। तो उसका रिफ्लेक्शन आज नहीं कल आपके काम पे आएगा। राइट। आप घर पे जाते हो, शांति नहीं होती घर में, आप टाइम नहीं दे रहे हो, वो सुनना पड़ रहा है आपको, और फिर आप बिजनेस में जा रहे हो सुबह, तो आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं कर सकते। मैं रोज़ मेरी फैमिली को टाइम देता हूँ, मेरे 2 बच्चे, उनके साथ मैं बैठता हूँ, खेलता हूँ, टाइम बिताता हूँ, वाइफ के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ, सबको टाइम देता हूँ। एज अ बिजनेसमैन आप ये मानते हो कि फैमिली टाइम इंपॉर्टेंट है अगर बिजनेस ग्रो करना है तो? 100% आपका फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रांग होना मैंडेटरी है। आप चिल्ड्रंस को किस तरह से देखते हो? अपने बच्चों को क्या बनाने की सोच रखते हो आप? हाँ, मैं उनको कुछ नहीं बनाना चाहता। ओके। क्योंकि मैंने उनको फ्रीडम दी है कि वो चाहे वो करेंगे। क्योंकि देखो, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स को मैं मिलता हूँ, वो लोग बोलते हैं कि मुझे मेरे बेटे को ये बनाना है, मेरे बेटे को ये बनाना है, मेरे बेटे को मैं ये पढ़ाई करूँगा। अच्छी बात है, उसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है, उनके पास विजन है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि वो कॉल बच्चे का होना चाहिए, उसके अंदर से आना उसके चाहिए अंदर कि से मैं आना ये चाहिए। बनूंगा। जैसे कि मेरे पेरेंट्स को, मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको मुझे कभी बिजनेसमैन नहीं बनाना था, बिजनेसमैन तो मुझे बनना था। ओके। हाँ, मेरा पूरा समाज तो ऐसा बोल रहा था कि भाई तू जॉब कर। मेरे जो नज़दीक के लोग हैं वो चाहते थे कि मैं जॉब करूँ, राइट। लेकिन वो मेरा कॉल था कि मुझे बिजनेसमैन बनाना, और मैं बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ आज। और अगर मैं जॉब करता तो हो सकता है शायद जॉब कर लूँ, उससे मेरी फैमिली सेटिस्फाइड हो जाए, लेकिन मेरी अंतरात्मा ही सेटिस्फाइड नहीं हो। कोई मतलब नहीं है ऐसे काम का जो उससे हमें इनर सेटिस्फेक्शन ना मिले। तो मैंने आज तक मेरे बच्चों को कभी ऐसा नहीं बोला कि तेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस बनना है, वकील बनना है, कुछ नहीं। मैंने उनको बोला है तुम पढ़ाई करो, तुमको जो कॉल करेगा, तुमको जो लगेगा तुम वो बनो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके। सिर्फ मुझे एज अ पेरेंट, जो मुझे एक फादर, एज अ फादर ध्यान रखना है कि वो लोग वैल्यू सिस्टम से काम करें। एग्जैक्टली यही करना चाहिए। मैं उनको वैल्यू सिस्टम सिखाता हूँ, मैं उनको कभी नहीं सिखाता तू काम करो। मैं कभी मेरे बच्चों को नहीं बोलता पढ़ाई करो। फैमिली, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस पे आ जाते हैं। हेल्थ के लिए आपने कहा आप जिम जाते हो, वेल्थ के लिए आप बिजनेस करते हो, हैप्पीनेस के लिए फैमिली टाइम देते हो, तो इनका वर्किंग आवर्स किस तरह से डिवाइड होता है आपका? वर्किंग आवर्स में मतलब मैंने एक जो मेरा शेड्यूल बनाया है, रूटीन शेड्यूल, उसमें मैंने सब चीज़ें मैं रोज़ करता हूँ। बहुत बार कैसे होता है, हमको ऐसा लगता है कि मैं संडे फ्री रहूँगा ना तब फैमिली को टाइम दूंगा। अभी संडे कुछ काम आ जाता है, फिर वो फैमिली टाइम होता नहीं। फिर अगेन मंडे टू सैटरडे पूरे दिन काम, बिजनेस वर्क। तो ऐसा नहीं होता कि आप फ्री हो तो फैमिली को टाइम दोगे। आपके पास टाइम है या नहीं है, आपका एक शेड्यूल होना चाहिए कि आपको टाइम देना है। जैसे कि मतलब बहुत सारे बिजनेसमैन का तो वीक ऑफ होता है, मेरा वीक ऑफ नहीं होता। मेरा काम मंडे मॉर्निंग चालू होता है, संडे नाइट तक। मेरे दोनों बिजनेस में मैं इस तरीके से इन्वॉल्व हूँ। ओके। तो मेरा पूरे दिन का जो शेड्यूल है ना, उसी में मैंने ये तीनों पैरामीटर डाल के रखे। जैसे सुबह मेरा हेल्थ का एरिया हो जाता है, फिर उसके बाद मेरा ऑफिस का दिन का हो जाता है, शाम को मेरा फैमिली टाइम हो जाता है। रिलेटिव्स के साथ बातचीत करनी है तो मैं रात को कॉल कर लेता हूँ, आफ्टरनून में टाइम होता है तब रिलेटिव को कॉल कर लेता हूँ। एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं कि आप
फैमिली को टाइम देना भी एक रूटीन का पार्ट समझते हो, तो Exactly. इसलिए उसे बिजनेस के तौर पे जब लिखते हो Exactly. कि ये मेरा काम है, हाँ. तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी के हाँ, तौर पे लिख देते हो। मेरा जो पूरे दिन का रिचुअल्स है, मैंने जो शेड्यूलिंग किया है, उसमें ऐसा बाकायदा एक काम है कि फैमिली को टाइम देना। राइट। वो काम मैंने लिखा है। ये काफी बिजनेसमैन नहीं करते। हाँ, अभी मैंने ऐसे भी लिखा है कि मेरे रिलेटिव को कॉल करना हफ्ते में 1 बार 2 बार। Okay. बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, तो उनसे भी रिश्ता बनाए रखना ये भी मेरे एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज का व्यक्ति होने के नाते। तो मैं उनको कॉल करता हूँ, तो ये भी मैंने काम लिख के रखा है, ओके। तब जाके वो काम होता है। हम सोचते हैं कि मैं फ्री होऊंगा फिर छुट्टी के दिन फैमिली को टाइम दूंगा, ऐसा नहीं होता। सर, आप एडवर्टाइजमेंट बिजनेस में हो, मैं भी एडवर्टाइजमेंट बिजनेस में हूँ। आपके वहाँ से कभी ऐसा हुआ है कि क्लाइंट के 1 लाख के बजट में जो जरूरी नहीं वो भी आपने दे दिया हो? नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हमारा बहुत सीधा फंडा है, अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है हम उसको उसी तरीके के प्रोडक्ट और सर्विसेज सजेस्ट करेंगे। अगर हमको लग रहा है कि क्लाइंट जो हमें प्रपोजल बोल रहे हैं या बता रहे हैं वो उनके बिजनेस के लिए उचित नहीं है, तो हम बोलेंगे कि सर हमको ये नहीं करना चाहिए, भले फिर वो क्लाइंट को काम करना हो या नहीं होना। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास क्लाइंट आते हैं, कुछ बार रेट का वेरिएशन होता है, अभी हमको पता है कि ये रेट वेरिएशन कवर होगा नहीं, तो हम बोलते हैं कि सर आप उस कंपनी से काम करवाएं। ओके। क्योंकि हमारे लिए उनके साथ का रिश्ता ज़्यादा मैटर करता है रेदर देन सेल्स। ओके। आपके हिसाब से प्राइस कितना डिपेंडेंट है प्रोडक्ट बेचने में? प्रोडक्ट बेचने में प्राइस जो है ना, अभी आप कंपिटिटिव ही रख सकते हो, कम दे नहीं सकते क्योंकि फिर आप वैल्यू नहीं दोगे, ज़्यादा आप दे नहीं सकते क्योंकि ज़्यादा करोगे तो प्रोडक्ट बिकेगी नहीं। तो आपको पूरा असेसमेंट कर लेना है कि आपके प्रोडक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी, सिस्टम प्रोसेस, आपके कंपटीटर, वो प्रोडक्ट की रियल कॉस्ट क्या होनी चाहिए, उसको सर्विस आप किस तरीके से दे रहे हो। बाकी वेरिएशन तो रहने वाला है रेट में। जो व्यक्ति 100 लोगों की टीम लेके बैठा है वो उतने में प्रोडक्ट नहीं दे सकता जितने में वो अकेला बैठा हुआ व्यक्ति देगा। सही बात है। लेकिन फिर सर्विस में भी डिफरेंस आएगा। तो ये दोनों तीनों तरीके से प्रोडक्ट और रेट देखना पड़ता है, वो तो डिफरेंस सामने ही दिख जाता है। दिख जाएगा वो। सर, आप प्रोग्रेस अलायंस से भी जुड़े हो और मुझे जहाँ तक पता है आप इनिशियल स्टार्टिंग स्टेज से जुड़े हुए हो, तो एज अ प्रोग्रेस अलायंस का आपके लाइफ में क्या इफेक्ट है? प्रोग्रेस अलायंस एक ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेसमैन का ग्रुप है। तो उसमें जुड़ने के बाद मेरे ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए। वो एक संस्था है जिससे मुझे सीखने को मिला, जिससे मुझे वैल्यू सिस्टम पता चले, जिससे मुझे बिजनेस कैसे करना है वो पता चला, जिससे मुझे फैमिली रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है। जैसे मैंने आगे आपके सवाल के जो भी जवाब दिए, वो सारे सवालों के जवाब जहाँ से मैंने सीखा है वो प्लेटफॉर्म है प्रोग्रेस अलायंस। जिससे मुझे नेटवर्किंग मिलता है, जिससे मुझे कॉन्टैक्ट मिलते हैं बिजनेस करने के लिए, बिजनेस देना लेना, सीखना, क्या करना क्या नहीं करना, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना, बिजनेस का विजन बनाना, बिजनेस के गोल बनाना, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो मैंने प्रोग्रेस अलायंस से सीखे। प्रोग्रेस अलायंस में सर आप अभी कौन सी भूमिका पे हो? प्रोग्रेस अलायंस में मैं अभी अलायंस ग्रोथ पार्टनर हूँ। ओके, अलायंस ग्रोथ पार्टनर क्या होता है सर? अलायंस ग्रोथ पार्टनर यानी कि प्रोग्रेस अलायंस एक है ना नॉन प्रॉफिट मोटिव ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों के द्वारा चलती है। इसमें टीम है, जैसे कि एक टीम हमारी होती है कि इवेंट की, जो है ना इवेंट मैनेजमेंट का काम देखती है। एक होती है हमारी ग्रोथ एसोसिएट की टीम, जो 5-6 लोगों का समूह होता है, वो उसको मैनेजमेंट होता है उसका, वो लोग मैनेज करते हैं। एक होता है ग्रोथ पार्टनर की टीम, वो लोग है ना 60 लोगों को मैनेज करते हैं। उसके बाद होता है हमारे क्लस्टर ग्रोथ पार्टनर, जो 350-400 लोगों का ग्रुप मैनेज करते हैं। Okay. और उनके ज़िंदगी में वैल्यू मिले उसके लिए काम करते हैं या दौड़ते हैं। अभी अलायंस ग्रोथ पार्टनर का काम क्या होता है कि प्रोग्रेस अलायंस इंडिया में अलग अलग 45 शहर से मेंबर है और 15 शहर में इनकी फिजिकल चैप्टर अवेलेबल है। तो हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के बाहर जितने भी लोग हैं प्रोग्रेस अलायंस से जुड़े, 5500 लोग प्रोग्रेस अलायंस से जुड़ चुके हैं। ओके। तो उन 5500 लोगों के जीवन में वैल्यू मिलनी चाहिए, उस आखिरी व्यक्ति के जीवन तक वैल्यू पहुंचनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी मेरी होती है। वो हमारी टीम होती है अलायंस ग्रोथ पार्टनर की। वो अलायंस ग्रोथ पार्टनर की बॉडी जो है वो सब तक वैल्यू पहुंचनी चाहिए, सबको इसका फायदा होना चाहिए, सब ऊपर से नीचे तक सबको। वो सब लोग जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी लोग जुड़े सबको उसका फायदा होना चाहिए। वो काम अलायंस बॉडी करती है। तो अलग अलग ऐसी टीम होती है, इसमें हायरार्की नहीं होती कि कोई बड़ा है या कोई हेड है, ऐसा नहीं होता। इसमें टीम होती है, तो मैं उस टीम का हिस्सा हूँ और उस टीम में मैं मेरी भूमिका निभाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका कि आज हमारे यहाँ पे आप एज अ गेस्ट पधारे
और मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शक मित्रों को कि राहुल जी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है और उनकी जर्नी बहुत बढ़िया है। आज हमने जर्नी की बातें नहीं की, आज हमने बातें वो की है जो आपके काम की है और जो आप सुनना चाहते हो, जिससे आप कुछ नई वैल्यू सीख सको। हमने आज बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप किए। अगर आपको बिजनेस में ग्रोथ लाना है तो आपको प्रोग्रेस अलायंस जैसी कोई इंस्टीट्यूशन में जुड़ना चाहिए, जिससे आप सीख सको कि बिजनेस कैसे हो सकता है। नहीं तो अगर आप बिजनेस में स्टक हो तो मुझ जैसे बिजनेस कोच को मिलना चाहिए। साथ में राहुल जी से हमने काफ़ी सारे बातें इन चीज़ें में जानी कि कहाँ पे रिस्क लेना चाहिए, कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस तरह से आप अपनी लाइफ में वैल्यू एडिशन कर सके और साथ में फैमिली को रखकर, फैमिली को छोड़ के सिर्फ बिजनेस में पैसा पैसा करके भागोगे तो पैसा नहीं बनेगा। साथ में सबको रखना पड़ेगा, तभी आप अपने माइंड से फोकस रख के बिजनेस को आगे ले जा सकते हो। ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए आप ज्वाइन कीजिए हमारी चैनल और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि नेक्स्ट गेस्ट आप किसे देखना चाहते हो। थैंक यू।